हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इस चैप्टर में दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो इसमें पढ़ लिए थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, हार्मफुल क्या होते हैं? हार्मफुल वो जो हमें क्या पहुंचाते हैं? नुकसान। नुकसान किस तरह से? मेनली है डिसीज़ कोजिंग। अगर हम देखें हार्मफुल में हमारे सिलेबस में दिए हैं द पैथोजेंस आर द माइक्रोब्स विच कोज डिजीज़। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कोज करते हैं। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है इनका कि दे स्पॉइल फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अगर गर्मियों में हम अपना खाना खुला में छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उगाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, घरों में अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो। देन स्पॉइल क्लोथिंग एंड लेदर। अगर हम बरसात के दिनों में देखें तो जब ह्यूमिडिटी जो होती है ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई होता है, तब हमारे कपड़ों के ऊपर या लेदर के जो भी हमारे जूते हैं, बेल्ट है या लेदर की जैकेट्स हैं, उसके ऊपर फंगस उगाती है। तो ये भी हमारे कपड़ों और लेदर के बने सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। So what are pathogens? Pathogens are the microbes which cause disease. Pathogens are the microorganisms which cause disease. Disease causing microorganisms are called as pathogens. Now ये pathogens हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से एंटर होते हैं, किसके थ्रू एंटर होते हैं? These pathogen may enter inside our body through air, food और वाटर। ये तीन मेन एजेंसी हैं जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। एयर से दैट वी इनहेल, फूड दैट वी ईट और वाटर दैट वी ड्रिंक। इसके अलावा these pathogens may enter inside our body through contact with the infected person. Contact with the infected person। आजकल हम अपने आप को छुपा रहे हैं किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए। और कोरोना क्या कर रहा है? एक दूसरे से दूसरे इंसान में फैल रहा है थ्रू टच, ओके, या थ्रू एरोसोल। मैंने जब भी वो छींकता है, खांसता है, तो हवा के थ्रू जो उसके ड्रॉपलेट्स रहते हैं हमारी सांस में, उसके थ्रू वो हम उसे इनहेल कर लेते हैं, वो हमारे अंदर चला जाता है। तो दो रास्ते हैं, एक तो टच से फैल रहा है और दूसरा एयरबोर्न तो नहीं बोल सकते, बट एरोसोल पार्टिकल्स के अंदर वो रहता है जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है। तो उससे हमें कुछ दूरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, 2 मीटर, 1.5 मीटर से 2 मीटर की। सो दीज डिसीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज, जो कम्युनिकेट करती हैं। देन इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप लोगों के पास, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस दैट इज़ टीबी। ये सब बीमारियां जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। वायरस एंट्री थ्रू ब्रीदिंग, ये कोरोना वायरस का है, अभी हम पढ़ रहे हैं, सांस लेते ही हमारे अंदर चला जाता है। इसके अलावा तीसरा मोड ऑफ एंट्री क्या है? व्हाट इज़ द थर्ड मोड ऑफ एंट्री? पहली मोड ऑफ एंट्री हमने पढ़ी दिस, दैट इज़ एयर, वाटर एंड फूड। दूसरी एंट्री पढ़ी हमने थ्रू कॉन्टैक्ट, और तीसरी एंट्री है दैट इज़ बाय द मोड ऑफ या थ्रू सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं जो इन पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। उनमें से दो तरह के पैथोजेंस इंसेक्ट्स जो हैं या दो तरह के कैरियर्स हैं, सॉरी यू कैन से दो तरह के, 2 टाइप्स आर देयर। इसमें एक को हम बोलते हैं कैरियर और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर्स। कैरियर में एग्जांपल आ जाता है हमारा इसका हाउस फ्लाई का। अब हाउस फ्लाई क्या करती है? ये
ऐसी जगह बैठती है, ऐसे गंदी जगहों पे बैठती है, जैसे कोई चीज़ें अगर सड़ रही हैं, गल रही हैं, जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ये बैठेंगी। इनके जो फुट होते हैं दे आर पैडी, उनके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं। एंड दीज फ्लाइज जो हैं जब ये आपके खाने के ऊपर बैठेंगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने के ऊपर आ जाएंगे और आप उसको खा जाएंगे। सो ये क्या कर रही हैं, दे कैरी द पैथोजन on their body and transfer those pathogen to your food water। ठीक है, और जो आप उसको खाते हो और ये आपको बीमार कर देती हैं क्योंकि आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दूसरा जाते हैं हमारे वेक्टर्स होते हैं मॉस्किटो। अब डिफरेंस जो है कैरियर और वेक्टर में हमें करना आना चाहिए। नो वेक्टर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मॉस्किटो का। अब मॉस्किटो जो क्या करता है, मॉस्किटो जो है कौन से पैथोजन को लेके आता है, फॉर एग्जांपल मलेरिया कोज करता है। तो मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम होता है एक प्रोटोजोआ। तो उस प्रोटोजोआ को अपनी बॉडी के ऊपर तो नहीं लेके आता, अपनी बॉडी के अंदर लेके आता है। सो द वेक्टर्स जो हैं दे कैरी द पैथोजन इनसाइड देयर बॉडी, और ये कैरियर जो हैं दे कैरी द पैथोजन ऑन देयर बॉडी। ये अंदर रखते हैं वेक्टर जो हैं, दे कैरी द पैथोजन इनसाइड देयर बॉडी, और कैरियर जो है दे कैरी द पैथोजन ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर होते हैं और ये अंदर होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे। कम्युनिकेबल डिजीज़ का यहाँ पे दिया गया है। तो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? These are microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called as communicable diseases। और इसके एग्जांपल हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, जो हमने अभी इसमें यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो है इसकी लिख देनी है। तो कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एयर, फूड, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट, ऐसी बीमारियाँ। तो ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये मॉस्किटो, ये कैरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया है और वेक्टर्स के बारे में बता दिया है। शायद यहाँ पे वेक्टर्स नहीं लिखे हैं, इन्होंने एनोफिलीज को भी कैरियर लिखा है, बट मॉस्किटो इज़ नॉट अ कैरियर, मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर। जब ऑर्गेनिज्म किसी पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है तब उसे हम बोलते हैं वेक्टर। जब अपनी बॉडी के ऊपर लेके जाता है देन इसको बोलते हैं कैरियर। तो ये डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा। एक और इन्होंने बात की है एडीज मॉस्किटो की। एडीज मॉस्किटो जो है वो कैरियर है किसका? एडीज मॉस्किटो कैरियर है डेंगू वायरस को लेके जाता है। और एनोफिलीज मॉस्किटो किसका है? एनोफिलीज मॉस्किटो किसका कैरियर है? दैट इज मलेरिया पैरासाइट। और मलेरिया पैरासाइट कौन है? दैट इज अ प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक ये और दो ये, कि बताओ कि डेंगू और मलेरिया का कैरियर कौन है। यहाँ पे कैरियर दिया तो कैरियर पूछा या वेक्टर कौन है। ठीक है, और अगर पूछा पैथोजन कौन है तो पैथोजन का नाम लिखना है, एक में प्रोटोजोआ, एक में लिखना है अपने वायरस। ठीक है, वेरी गुड। अब आ गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको और दिए गए हैं आपकी बुक में, इससे पहले मॉस्किटो को जो बोलते हैं कहाँ पे ब्रीड करते हैं। मॉस्किटो जो हैं दे ब्रीड इन वाटर। तो वहाँ पे ये ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं
पानी के अंदर, तो पानी भी हमें कहीं कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. One should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. So सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है, so that हम ये बीमारियां जो हैं कौन कौन सी, मलेरिया और डेंगू से निजात पा सकें. फिर और दिए हैं आपके पास डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स. एनिमल्स में इनमें एक बीमारी दी है आपकी सिलेबस में, एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स जो है वो किस किस की बीमारी है? एंथ्रेक्स ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स. और एक वायरल बीमारी दी है एनिमल्स में, फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल. फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. उसी तरह से डिजीज इज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में आपके पास दिया है एक बैक्टीरिया से होने वाली, दैट इज सिट्रस कैंकर. रस्ट से होने वाली डिसीज़ भी दी है एक, सॉरी फंजाई से होने वाली डिसीज़ दी है, इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट. उसी तरह से वायरस से होने वाली डिसीज़ दी है, इसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. तो वेन्स जो होती हैं भिंडी के लीफ की, वो कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं. ठीक है भाई. सो ये तो ये एक टेबल है आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए. ह्यूमन डिजीज़ दी हुई हैं यहाँ पे. सबसे पहले एयर से फैलने वाली जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से देखिए, एयर 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 एंड कॉन्टैक्ट, एयर एंड वाटर, मोस्टली एयर. तो टीवी दिया है, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मीजल्स हैं, वायरस से होते हैं. चिकन पॉक्स वायरस से होता है. पोलियो वायरस से होता है. तो पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. सरकार जो है अभियान चलाती है, पोलियो पल्स पोलियो अभियान सुना है आप लोगों ने उसके लिए. ठीक है. उस तरह से वाटर बोर्न डिसीजेज दी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर में मेनली जो है, दैट इज कॉलेरा बैक्टीरिया से होने वाली है. टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली है. तो ये भी गंदा पानी जो है, ये कंटामिनेटेड वाटर पीने से होते हैं. इसके अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है. देन हेपेटाइटिस ए, ये अगेन वाटर बोर्न है. ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन इसका एक इलाज है, दैट इज़ वायरस के अगेंस्ट, वायरस से होता है. देन एक मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है. मॉस्किटो जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मॉस्किटो लेके जाता है प्रोटोजोआ को. ठीक है. तो ये अपना टेबल अपनी कॉपी पे बनाना है और इसको लर्न करना है. ये वो डिसीज़ है जो अभी हमने पढ़ी थी. तो ये बैक्टीरियल डिसीज सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस में होता है, बैक्टीरिया से होती है. फंजाई से होने वाली डिसीज़ दी है, रस्ट ऑफ वीट इन केस ऑफ प्लांट्स. वायरस से होने वाली डिसीज़ दी है, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. तो यहाँ पे इसके फोटोग्राफ भी दिए गए हैं. सिट्रस कैंकर दिया है, ये रस्ट ऑफ वीट दिया है, और ये भिंडी के अगर लीव देखें तो इसकी जो वेन्स हैं वो येलो दिखेंगी. ठीक है. इफ़ यू हैव बुक, और मैंने आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेजी है, उसको आप एनलार्ज करके देखिएगा. देन नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोटुलिज्म. ठीक है. तो जब हम कुछ गलत खाना खा लेते हैं तो वी स्टार्ट वॉमिटिंग. वॉमिटिंग होता है उल्टी आना. एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल. द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग. कि आपने क्या कर लिया है, आपने कुछ गंदा खाना खा लिया है, ऐसा खाना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है. देन इस फूड को हमें ऐसे ही नहीं खुले में छोड़ना है, हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो फूड प्रिजर्वेशन के आपके यहाँ पे दिए हैं 5 ways ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. केमिकल मेथड दिया है, वी प्रिजर्व फूड सो दैट इट डू नॉट गेट स्पॉइल. तो केमिकल मेथड है, वी कैन यूज़ कॉमन सॉल्ट, we can use sugar as a preservative, storage and packing in airtight packets, heat and cold treatment.
और एक और है, दैट इज़ पास्चराइजेशन। ये दूध के लिए किया जाता है, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। केमिकल मेथड में अगर हम देखें तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड, ये हम दो केमिकल यूज़ करते हैं और ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं। इनके नाम जो है ये आप लोगों ने अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि बताइए नेम टू एनी केमिकल्स, टू केमिकल्स जो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन जैम्स, squashes, also used pickles, in pickles, preserving the pickles, etc. ओके। दूसरा है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो घर पे हम नमक यूज़ करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो भी हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। घर में जब हम अचार डालते हैं तो उसमें भी हम आंवला का अचार हो, मैंगो का अचार हो, टैमरिंड का, इमली का अचार हो, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नमक डाल देते हैं, जो कि क्या करता है, इनको प्रिजर्व करके रखता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता अपने ऊपर। तीसरा है वी कैन ऑल्सो यूज़ शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाई शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो शुगर किस तरह से प्रिवेंट करती है, तो पूछ लिया कि बताओ हाउ शुगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो आप लिखेंगे शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इस तरह से आप लोगों ने आंसर लिखना है। देन आ गया हमारे पास ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रेजेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल। इसमें हम डाल देते हैं, तेल डालते हैं। अगर आपने देखा हो अचार के डिब्बे में हमने तेल डाल के रखा होता है, विनेगर भी डालते हैं, वो भी क्या करके रखता है, वो भी एज ए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। देन आ रहा है स्टोरेज एंड पैकिंग। एयर टाइट डिब्बे भी आप लोगों ने सुने होंगे। हम एयर टाइट डिब्बों में दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन sealed airtight packets so that microbes जो हैं they cannot enter inside the that packet or that airtight packet. Then आ गया हमारा heat and cold treatment. You must have observed your mother boiling water before it is stored or used. बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम दूध लेते हैं तो उसको पहले उबालते हैं, तो उबालने से 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो खाना बचता है हम उसको कहाँ रख देते हैं, वी यूज टू स्टोर दैम इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में क्या है, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नियरली 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो उससे कम पे या उससे ज़्यादा पे ये धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारा खाना हमें बच जाता है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, और दूध को जो हम लेते हैं पहले उसको बॉईल करते हैं ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं, ठीक है। नो पॉस्चराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन क्या है। तो पॉस्चराइजेशन जो है वो सिंपल एक प्रोसीजर है ताकि हम दूध को बहुत दिनों तक, बहुत देर तक यूज़ कर सकें, बिना उबले भी हम उसको पी सकें। टू हीट द मिल्क अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने 15 to 30 सेकेंड। 70 डिग्री सेल्सियस उसको 15 से 30 सेकेंड रखना है, और उसके बाद सडनली
चिल्ड एंड स्टोर, उसको बिल्कुल चिल्ड कर दो, एकदम चिल्ड ट्रीटमेंट दे दो और उसको स्टोर कर दो। इस तकनीक को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन, और ये दी थी लुईस पास्चर ने, और उसके नाम के पीछे इसका नाम पड़ा पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। हाउ इट गेट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, तो हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं कितनी 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए, और तब इसको और सडनली इसको कहाँ ले जाते हैं, चिल्ड, उसमें चिल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। इस तकनीक को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। तो आपको पूछा जा सकता है कि कितने टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं, तो 70 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, कितने टाइम के लिए 15 से 30 सेकंड याद रखना है, उसके बाद एकदम चिल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। और किसने डिस्कवर किया था ये, लुईस पास्चर ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पॉस्चराइजेशन। ठीक है, उसके बाद आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, तो इसमें रूट राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है जो रूट लेग्यूम्स में रहता है, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है इन दोनों के बीच में होता है ना। व्हाट इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस है म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। जैसे राइजोबियम जो है उसको शेल्टर मिल रहा है लेग्यूम्स की रूट्स के अंदर, और लेग्यूम्स को राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करके वो प्लांट को दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये हमको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन जो है पूरे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को प्लांट्स एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मैंने N2 जो है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ऐसे प्लांट जो है दे आर नॉट कैपेबल टू ब्रेक डाउन दिस 3 कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन। तो इनकी क्या की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्टिंग दिस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अमोनिया बनाना है पहले इसका, तो इसके लिए जो है एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज़ नाइट्रोजीनेस। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 3 तरह से होती है, देखेंगे अब यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितनी बताई मैंने आपको यहाँ पे, 78%। तो ये होती है, देखो, एक तो हो रही है लाइटनिंग, लाइटनिंग जो आसमान में जब बिजली चमकती है तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। उसके बाद होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तीसरी जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो होती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इंडस्ट्रीज़ में जब हम नाइट्रोजन बनाते हैं, मैंने ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो सबसे पहले अमोनिया बनता है, अमोनिया के बाद हम बता रहे हैं आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, जो ये लिखा है ना नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है या नाइट्राइट जो है इनको प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स कहाँ पहुँच जाते हैं, ये नाइट्राइट या नाइट्रेट ये पहुँच जाते हैं कहाँ पे, सॉइल के अंदर, बाय दीज 2 स्टेप्स, 1, 2 और तीसरा जो मैंने बताया इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब सॉइल में पहुँच गए, नाउ नाइट्रेट या नाइट्राइट जो है दे आर अप टेकन बाई प्लांट्स, उनको कौन लेते हैं, प्लांट्स जो हैं दे आर ईटन अप बाई एनिमल्स। तो नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गई, एनिमल्स में। नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो डेथ वाला यहाँ पे भी लगाना, क्योंकि प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं, प्लांट्स भी मरते हैं,
तो ये इनकी भी डेथ होती है, प्लांट्स की भी डेथ होती है, एनिमल्स की भी डेथ होती है। एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है और वो कहाँ चला जाता है, फिर सॉइल में चला जाता है। फिर यहाँ पे एक और तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनको बोलते हैं हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये करते हैं क्या, डीनाइट्रीफिकेशन। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और ये दोबारा वापस चली जाती है कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस तरह से ये साइकिल करती है पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। तो अब आप देखिए दोबारा से अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन ये एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी पड़ती है। 3 रास्ते हमने आपको बताए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद अमोनिया बनता है और फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होती है। नाइट्रिफिकेशन से बनते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो हैं ये सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल से ये अपटेक कर लिए जाते हैं प्लांट्स में, प्लांट से चले जाते हैं ये एनिमल्स में, एनिमल्स से ये वापस आ जाते हैं सॉइल में थ्रू द डेथ और एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। और फिर यहाँ पे एक और बैक्टीरिया आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो करते हैं डीनाइट्रीफिकेशन, जिससे ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के ये दोबारा कायल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू N2 नाइट्रोजन, और ये फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल ख़त्म हो जाता है। चलिए, तो इस तरह से चैप्टर हुआ ख़त्म। अब हम देखते हैं छोटा सा एक टेस्ट। तो लेट अस टेक अ टेस्ट। तो नेम सम माइक्रोब्स दैट कॉज फॉलोइंग डिजीजेज इन प्लांट्स। रस्ट डिसीज ऑफ वीट। रस्ट कौन करता है भाई बताओ, बैक्टीरिया करता है कि फंगस करता है? इसको बाय फंगस। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम है उसका। ठीक है, उसके बाद आ गया दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं नेम 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अभी बताओ, अभी मैंने कहा था सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा सल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा सल्फाइड। ठीक है, आ रहे हैं याद कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, ये रहे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा सल्फाइड, ये 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? पॉस्चराइजेशन क्या है, किसने दिया था पहले तो बताओ? लुईस पास्चर ने। बताओ क्या करते हैं इसमें, हम हीट अप करते हैं मिल्क को कितनी डिग्री तक, 70 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर तक? 15 से 30 क्या सेकेंड तक करते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, इसको ले जाते हैं एकदम चिल्ड ट्रीटमेंट में, और फिर इसको कर देते हैं स्टोर। और पॉस्चराइज्ड मिल्क को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसे हम ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट, दिस इज पॉस्चराइजेशन। what are communicable diseases? Communicable diseases are the microbial diseases which transfer from one unhealthy or diseased person to the healthy person through air, water, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। जैसे आजकल चल रही है कौन, कोविड-19 भाई, कोरोना वायरस। उसके बाद लास्ट है व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, गिव वन एग्जांपल। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन, द एसोसिएशन बिटवीन 2 organisms which live in close proximity and benefit each other। एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है तो हम बता देंगे इनको राइजोबियम का एग्जाम्पल, राइजोबियम इन रूट ऑफ लेग्यूम्स, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। तो दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं
राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन देता है प्लांट को, और इन टर्न लेग्यूम क्रॉप जो है या उनकी रूट जो है उसको क्या दे रही है, शेल्टर दे रही है, रहने का स्थान दे रही है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों ने खुद कंप्लीट करनी है और मुझे बतानी है। ठीक है, सो थैंक यू।